चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वीं रात लगातार 9वां हमला और मिडिल ईस्ट में जंग की आग अब और भड़कती दिखाई दे रही है। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम का कहना है कि इन हमलों का मकसद ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना है जिनका इस्तेमाल हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों और नाविकों को निशाना बनाने में किया जा रहा है। उधर ईरान ने जॉर्डन की दिशा में मिसाइलें दागकर इस टकराव को और खतरनाक बना दिया है। आशंका जताई जा रही है कि संघर्ष अब पूरे पश्चिम एशिया को अपनी चपेट में ले सकता है। और इस बीच अमेरिकी सेना ने इराक में एक और सैनिक की मौत की पुष्टि की है। तो सेना के मुताबिक ईरानी ड्रोन को गिराने के बाद उसे नियंत्रित तरीके से नष्ट करने की कार्रवाई के दौरान यह हादसा हुआ है। साथ ही पहले लापता हुए सैनिक के अवशेष मिलने की भी जानकारी दी गई है, जिनकी पहचान की प्रक्रिया अभी जारी है। सवाल बड़ा है कि अमेरिका और ईरान अब पूर्ण युद्ध की ओर बढ़ चुके हैं। क्या हॉर्मुज स्ट्रेट का संकट पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ सकता है? और क्या मिडिल ईस्ट में अब एक और बड़ा मोर्चा खुलने वाला है? इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान पर अमेरिका का नया हवाई हमला। ये बड़ी खबर, अमेरिका ने एक बार फिर से अटैक कर दिया है। नया हवाई हमला लगातार 9वीं रात अमेरिका स्ट्राइक। सेंटकॉम ने नए ऑपरेशन की पुष्टि की है। ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। तो जॉर्डन की ओर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। अमेरिकी सैनिक की मौत की पुष्टि भी हुई है। सेंटकॉम ने नए ऑपरेशन की पुष्टि कर दी है। ईरान पर अमेरिका का नया हवाई हमला और 9वीं रात ये लगातार फिर से एयर स्ट्राइक की गई है। और मैं आपको बता दें, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बड़ा बयान भी सामने आया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है अरागची से जुड़ी हुई। अरागची बोले हैं, मुस्तफा खमेनी को नहीं देखा है, कुछ गिने चुने लोगों ने ही देखा होगा। अरागची की तरफ से बड़ा बयान सामने आ रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची जिन्होंने कहा है कि मुस्तफा खमेनी को नहीं देखा गया है, कुछ गिने चुने लोगों ने ही देखा होगा। तो यहाँ पर एक तरह से जिस तरह से मुस्तफा खमेनी को लेकर ये बयान बड़ा माना जा रहा है। और यूं किस लिए कहा जा रहा है कि अरागची जिस तरह से कह रहे हैं कि कुछ गिने चुने लोगों ने ही देखा होगा, सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। من نه هیچ وقت تو این دوره که ندیدم، فکر نمی‌کنم یعنی غیر از اینکه چند نفر معدودی دیده باشن. خب ایشون همیشه به عنوان یکی از کاندیداها مطرح بودن، یکی از افراد حالا نگیم کاندیدا شایسته این پست. तो देखिए लगातार ये चिंता का कारण बना हुआ है कि आखिर हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी स्थिति तय नहीं हो पा रही है। इसके अलावा 9वीं रात लगातार अगर अमेरिका की तरफ से हमले हो रहे हैं, आखिर स्थिति क्या बनी हुई है, और इसी को लेकर आज हम चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़े हुए हैं, साथ ही विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर अजिताभ सिंह जी जुड़े हुए हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक मनोज कुमार जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले तो आखिर हालात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार ये जो हालात है देवनाथ सर गंभीर होते हुए दिख रहे हैं। 9वीं रात एयर स्ट्राइक की है, हमले किए जा रहे हैं, लेकिन इनका कंक्लूजन क्या है? आखिर आगे होगा क्या? क्या कुछ रणनीति बन रही है? क्या ये लंबा युद्ध खिंच सकता है या फिर इसका समापन जल्दी हो जाएगा? किस तरफ बढ़ता हुआ ईरान और अमेरिका का युद्ध दिखाई दे रहा है? जी हाँ गीतू जी, ये युद्ध की विभीषिका तो रोज बढ़ी रही है। हम देख सकते हैं कि अब युद्ध उस परिस्थिति में पहुंच चुका है जहां उभय पक्ष एक दूसरे के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमला कर रहा है। रोड, ब्रिजेस, थर्मल पावर प्लांट्स, गैस बेस्ड बिजली बनाने के कारखाने, और तो और ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि वाटर डिसैलिनेशन पावर प्लांट्स पर हमले हो रहे हैं, जो कि मिडिल ईस्ट में बहुत ही सेंसिटिव मामला है। वहाँ तो पॉपुलेशन ग्रोथ पिछले 30 साल में 3 गुना 4 गुना हो गई है, क्योंकि दुनिया भर से लोग जाके वहाँ काम करते हैं। उस मुकाबले वहाँ पर पीने का पानी की असुविधा है ही, सदियों से रही है, रेगिस्तान है, नदियाँ हैं नहीं। जो वाटर डिसैलिनेशन प्लांट लगाए गए थे, इनमें समुद्र से पानी लाकर उसको साफ करके फिर इतने बड़े शहरों को पीने का पानी मुहैया कराया जाता था। यानी अब सीरियस डैमेज पहुंचाने की कोशिश हो रही है। ऐसे में कोई इंडिकेशन ऐसे भी नहीं आ रहे हैं कि अमेरिका और क्या करेगा, क्या और बॉम्ब गिराएगा। कुछ सरसरी पश्चिमी एडवाइजर्स तो ऐसे भी बोल रहे हैं कि समय आ गया है अमेरिका को अभी ईरान के ऊपर
वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए, न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ CIA और मोसाद के जो हाइपर एक्टिव मीडिया कॉन्टेक्ट्स हैं वो ऐसे भी बोल रहे हैं कि अब ईरान के पास भी केमिकल वेपन्स हैं, ईरान के पास भी बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, और अगले फेज में यानी ये एस्केलेशन अगर और थोड़ा बढ़ा तो ईरान भी बायोलॉजिकल या केमिकल वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। तो ये सब जो खबरें आती हैं जिनकी पुष्टि नहीं है, और जाहिर बात है ना ईरान के पास ना अमेरिका के पास केमिकल वेपन या बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, इससे थोड़ा सा खौफ का माहौल ना सिर्फ पश्चिम एशिया में वरन दुनिया में भी बढ़ रहा है। जी बिल्कुल। और ऐसे में अब ये जो टेंशन बनी हुई है डॉक्टर अजिताभ, कहीं ना कहीं अब इस टेंशन को रोका कैसे जाएगा? हॉर्मुज़ स्ट्रेट भी एक चिंता का विषय बन चुका है। पहले तो लग रहा था कि ठीक है कुछ राहत मिल रही है, अब शायद अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी, लेकिन लग रहा है कि पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था इस वक्त डावाडोल होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं हॉर्मुज़ स्ट्रेट को, अगर ये रास्ता बंद रहेगा तो कितना प्रभाव जो है बाकी देशों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और कितना नुकसान अर्थव्यवस्था को लेकर होता हुआ दिख रहा है? जी गीतू जी, देखिए अभी युद्ध थमने के आसार तो नहीं दिख रहे हैं। जो खबरें अभी आ रही हैं कि एक तरफ राष्ट्रपति ट्रम्प ने खुद कहा है कि वो और बढ़ाएंगे, और चूंकि वहां पे अमेरिका के कह लीजिए बॉडी बैगेज जो हैं वो बढ़ रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि ये 2 और कैजुअलिटी हुई है, इराक में एक कैजुअलिटी हुई है, एक मिसिंग जो सोल्जर्स था वहां पे जॉर्डन में शायद उसके कुछ रिमेन्स मिले हैं जिसकी चेकिंग की जा रही है। तो ऐसे में अमेरिका के अंदर बौखलाहट बढ़ेगी। निश्चित रूप से अमेरिका के अंदर वहां के लोग नहीं चाहते इस युद्ध को, और राष्ट्रपति ट्रम्प पे ये प्रेशर तो बहुत ज्यादा है, और खास करके चुनाव जो सर पे मंडरा रहा है तो उसमें वो प्रेशर तो है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति ट्रम्प अभी मानने को तैयार नहीं है। खबरें आ रही हैं कि उन्होंने शायद यूरोप से फाइटर जेट्स को मिडिल ईस्ट भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ एक्सियोस की रिपोर्ट ये भी आ रही है कि इजराइल को कहा गया है कि रेडी रहने के लिए, और इजराइल के 2 एयरपोर्ट पर जो बेन गुरियन एयरपोर्ट है वहां पे लगभग 30 जो रिफ्यूलिंग प्लेन है वो ऑलरेडी तैयार हैं। उसके अलावा उसका रेमन एयरपोर्ट एक दक्षिणी एरिया में है, वहां भी लगभग 30 ऐसे ही रिफ्यूलिंग जो प्लेन है वो तैयार हैं, और भी रसद और हथियार इजराइल को भेजे जा रहे हैं। तो आप देखिए एक तरह से चारों तरफ से ईरान को फिर से घेरने की तैयारी है, और ऑब्वियसली हॉर्मुज तो पहला इनका है ही कि हॉर्मुज को जल्दी से जल्दी छुड़ाया जाए, क्योंकि जो आपने वर्ल्ड इकोनॉमी की बात की तो यस, अर्थव्यवस्था तो पूरी तरह से हॉर्मुज की वजह से जो ऊर्जा संकट है उससे बहुत ज्यादा प्रभावित है, और तेल के दाम देखिए बढ़ ही रहे हैं। आज फिर से ये खबरें आई है कि 3% और बढ़ गया, मतलब $90 अभी ब्रेंट क्रूज जो है कच्चा तेल वो चला गया है। तो इससे तो दुनिया की इकोनॉमी पे फिर से और ज्यादा असर होगा। दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि जो फर्टिलाइजर है, अब कृषि का किसानों के लिए फर्टिलाइजर की जरूरत है, और लगभग 50% फर्टिलाइजर गल्फ के देशों से आता है। वैसे में उसका जो नाइट्रोजन बेस्ड जितने फर्टिलाइजर हैं उसकी सप्लाई ऑलमोस्ट टूटी हुई है। 50% अगर फर्टिलाइजर नहीं आए तो किसानों की और खाद्यान्न पे इसका असर होगा। तो ये तो महंगाई बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी, खाद्यान्न संकट से भूखमरी भी बढ़ सकते हैं, और इस तरह की रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशंस फूड प्रोग्राम की, इससे और ज्यादा लोग 3-4 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार होंगे। तो आप सोच लीजिए, एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ बेरोजगारी, तीसरी तरफ खाने के सामान की कमी, ये व्यापार का जो लॉस हो रहा है वो हो ही रहा है। तो निश्चित रूप से, और ये ज्यादातर एशिया के देश जो हैं, जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, उन पे ये ज्यादा मार पड़ रही है। तो निश्चित रूप से ये दूसरी तरफ देखे तो अमेरिका के तो बल्ले बल्ले हैं, वो तो पैसे भी कमा रहा है तेल बेचने में। आप सोच लीजिए भारत का लगभग 60% गैस की जो होती है CNG और रॉ गैस दोनों वही अमेरिका से है ना। अमेरिका अभी भारत का नंबर 1 गैस सप्लायर हो गया, तो अमेरिका को तो फायदा ही फायदा हो रहा है। लेकिन भारत जैसे देश के लिए, वहां की जनता के लिए ये बहुत ही ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा।
जी बिल्कुल। और ऐसे में अब ये देखना होगा कि आखिर अमेरिका पर इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। हालांकि सभी देश इससे कहीं ना कहीं एक तरह से प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बड़ा दावा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने दावा किया है हॉर्मुज़ बंद करने की पहले से तैयारी थी। सुप्रीम लीडर पर हमले की स्थिति में था प्लान और पहले दिन से स्ट्रेट बंद करने की रणनीति पर काम हो रहा था। तो यहाँ पर ये बड़ी खबर है, जिस तरह से ये खुलासा किया है, दावा किया है अब्बास अरागची ने कि हॉर्मुज़ बंद करने की पहले से ही तैयारी थी। सुप्रीम लीडर पर हमले की स्थिति में था प्लान और पहले दिन से स्ट्रेट बंद करने की रणनीति थी। तो ऐसे में मनोज जी, ये माना जाए कि इसी रणनीति के तहत अब ईरान आगे बढ़ना चाहता है। हॉर्मुज़ एक ऐसा बड़ा पॉइंट बन चुका है ईरान के लिए कि जहां पर उसे लगता है कि उसे जीत मिलेगी ही मिलेगी। मनोज जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है, अनम्यूट कर लीजिएगा। ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करना अब ईरान के लिए जो है बहुत पहले से ही प्लान था। पिछले 40-50 साल से ये इस बात जरूर सोच रहा होगा कि इसको एक मौका देख रहा था कि वो एक वैसा मौका आ जाए जिससे जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद किया जाए या फिर उसको एक रिस्ट्रिक्शन किया जाए, वहाँ पे टोल फ्री किया जाए, क्योंकि इकोनॉमी इससे जो है ईरान का ज़रूर आगे बढ़ेगा। और स्वाभाविक है कि जिस तरह से कोई भी कंट्री के साइड से अगर इस तरह का अगर इकोनॉमिक एडवांटेज होगा तो स्वाभाविक है वो ज़रूर करना चाहेगा। हालांकि इजराइल और अमेरिका ने एक मौका दे दिया और शायद ये युद्ध अभी नहीं होता तो फिर एक उनका एक एम ही रह जाता लाइफ में कि ये ईरान के लिए कि इसको जो है कैसे बंद किया जाए। जब तक कुछ सिचुएशन क्रिएट ना हो, ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन के तहत भी जो है इसको बंद करने का अधिकार नहीं था, लेकिन चूँकि इतना जोग्राफिकल कंडीशन के आधार पे और उनका नेबरिंग स्थिति को देखते हुए और शुरू से ही हम लोग देखते आए हैं कि ईरान का एक अप्रोच रहा है कि वो मिडिल ईस्ट में जो है वो को कंट्रोल करे, मिडिल ईस्ट कंट्री का जो है बादशाह बने। और तो स्वाभाविक है कि इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस तरह का काम किया है। और ऐसा लग रहा है कि हम लोग अमेरिका और इजराइल को दोष तो दे ही रहे हैं, साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ को भी उतना ही दोष देना चाहिए, क्योंकि मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ अगर यूनाइटेड होता है या जिस तरह से एक्शन अमेरिका द्वारा लिया जाता है, अगर मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ यूनाइटेड होके अगर इसको अपोज किया जाए, क्योंकि अमेरिकन बेस तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में ही है, तो इस युद्ध को या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जो है खोला जा सकता है। या लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ भी इन्वॉल्व है कि ईरान को जो है और इकोनॉमिकली डैमेज किया जाए, ताकि जो है वो जो है एक बादशाह के रूप में या उस तो मनोज जी, ये माना जाए कि अभी जो बाकी देश हैं, क्या इसमें उनके भी स्वार्थ सिद्ध हो रहे हैं? मिडिल ईस्ट कंट्रीज की बात आप कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या ऐसा लग रहा है ईरान को कमजोर करने की एक रणनीति है और खुद का भी फायदा देखने की एक तरह से सोच यहाँ पर देखी जा रही है? या सही बात है कि वो ऐसा लग रहा है कि वो शुरू से ही हम लोगों ने देखा जिस तरह से एक लीडरशिप को लेकर के मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में हर समय से ही रहा है। जैसे सऊदी अरब अपने आप को एक रिलीजियस लीडर के रूप में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, रिलीजियस के साथ साथ जो है वो एक सभी तरह से जो है वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में अपना बादशाह मेंटेन करना चाहते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने देखा इराक में जो युद्ध हुआ था, इराक ईरान में जो हुआ था, उसमें भी इराक सद्दाम हुसैन ये चाह रहे थे कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ का बॉस जो है इराक बने। तो ये जो है इस तरह का जो अप्रोच रहा है मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ का, वो शुरू से ही रहा है, क्योंकि ऑयल जो है नेचुरल ऑयल उन लोगों को इतना अपार में मिल गया है कि बस प्रॉस्पेरिटी उन लोगों में है, बिना काम किए ही वहाँ के लोगों को दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, इंसेंटिव दिया जा रहा है। तो अब उसके पास एम कुछ बचता नहीं है, सिर्फ यही रहता है कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज का जो है वो बॉस बन जाए। तो तो यानी कि इस सोच के तहत भी अब लग रहा है कि ये जो पूरा युद्ध है वो डाइवर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बड़ी खबर आ रही है, जंग पर बातचीत को लेकर अरागची का बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। जंग पर बातचीत को लेकर अरागची ने खुलासा किया है। बातचीत पर लंबी हुई थी चर्चा, यह अब्बास अरागची का कहना है। बातचीत फिर शुरू करने पर हुआ था मंथन, डिप्लोमेटिक रास्ता खुला रखना चाहते थे, तो दुनिया को दिखाना था कि कूटनीति की कोशिश की गई है ताकि कोई ना कहे कि बातचीत से टल सकता था युद्ध। तो यहाँ पर देखिए अरागची का ये एक और बयान सामने आ रहा है कि यहाँ पर बातचीत पर लंबी चर्चा हुई थी और साथ ही साथ डिप्लोमेटिक रास्ता खुला रखना चाहते थे।
दुनिया को दिखाना चाहते थे कि कूटनीति की कोशिश हम कर रहे हैं, की गई है, ताकि कोई ना कह सके कि बातचीत से युद्ध टल सकता था और युद्ध को नहीं टाला गया है। तो यहाँ पर देवनाथ सर देखिए, हर तरह की बातें सामने आ रही है। रागची भी कह रहे हैं कि ठीक है, हमने बातचीत का रास्ता खोला रखा, लेकिन दोनों ही देशों की तरफ से नियत ऐसी नहीं लग रही थी। जिस तरह से उनके हाव भाव थे, जिस तरह से उनका रिएक्शन था, जिस तरह से वो बातें करते थे और यहाँ पर धमकी दी जाती थी, वहां पर कहीं किसी को भी नहीं लग सकता कि लोग बातचीत करना चाहते होंगे। देखिए, ये राजनीति में कभी कभी इस तरह के बयानबाजियों को दिया जाता है मिस इन्फॉर्मेशन देने के लिए, डिस इन्फॉर्मेशन देने के लिए। दोनों ही पक्ष बातचीत करने के लिए तो सामने आए ही।